फिल्म खबरता तक पर दिखाए जाने वाले सुपरहिट फिल्मों की कहानियों की श्रृंखला की अगली कड़ी के रूप में मैं जिस फिल्म की कहानी को लेकर आप सबके समक्ष उपस्थित हुआ हूं, वह फिल्म है नौकर बीबी का। यह फिल्म 1983 ईस्वी में रुपहले पर्दे पर आई थी। इस फिल्म के निर्देशक थे राजकुमार कोहली और इस फिल्म में मुख्य भूमिका धर्मेंद्र, रीना राय और अनीता राज ने निभाई थी, जबकि खलनायक की भूमिका में थे कादर खान। इसके अलावा प्राण, ओम प्रकाश और राज बब्बर जैसे कलाकारों ने इसमें सहायक की भूमिका निभाई थी। इस फिल्म में बेहतरीन नृत्य के दृश्य और श्रुति मधुर संगीत का समावेशन किया गया था। इस फिल्म के संगीत निर्देशक थे बप्पी लाहिड़ी और इस फिल्म के गानों को स्वर दिया था आशा भोसले, किशोर कुमार और बप्पी लाहिड़ी ने। आइए इस श्रुति मधुर गानों की कुछ प्रथम पंक्तियों को मैं आपके आनंद के लिए गुनगुनाता हूँ। लोग मुझे क्यों देते हैं ताना, हाँ मैं हूँ बीबी का दीवाना, जमाना तो है नौकर बीबी का, जमाना तो है नौकर बीबी का। बोल बोल, अरे बोल बोल, बोल कुछ तो बोल, क्या नाम है तेरा? बीना नहीं नहीं, टीना नहीं नहीं, मीना नहीं नहीं, लीना मेरा नाम। लव इज द म्यूजिक, रोमांस इज द म्यूजिक, लव इज द म्यूजिक, रोमांस इज द म्यूजिक। मैंने तुझे प्यार किया, दिलो जान निसार किया, तू मेरा दिल मेरा जान। मैं नहीं दूं किसी को, ना दूं ना दूं मेरा सजना, मैं नहीं दूं किसी को, ना दूं ना दूं मेरा सजना। ओ मेरे सजना, ओ मेरे सजना, मुझे आस की तेरी, मुझे बंदगी तेरी, तेरा भी तो प्यार न मिला, किसी का भी प्यार न मिला, ओ मेरे सजना, ओ मेरे सजना। तो आइए जानते हैं क्या है फिल्म नौकर बीबी की पूरी कहानी। फिल्म नौकर बीबी की कहानी की शुरुआत एक अपराधी गैंगस्टर पिंटू, जिसकी भूमिका कादर खान ने निभाई है, के द्वारा किसी को गोली मारकर हत्या करने के दृश्य से होती है। पिंटू की गोली चलाते ही इंस्पेक्टर अमरनाथ, जिसकी भूमिका विनोद मेहरा ने निभाई है, वह इसके कार के पास आ जाता है और उसे गिरफ्तार करने की बात करता है। इस पर पिंटू इंस्पेक्टर अमरनाथ पर एक गोली चलाते हुए अपनी गाड़ी को स्टार्ट कर वहां से भाग जाने का प्रयास करता है, लेकिन इंस्पेक्टर अमर उसकी कार पर चढ़ जाता है और पिंटू के द्वारा गाड़ी को बेहतर ढंग से चलाने पर गिरते हुए भी जब एक जगह पर गाड़ी रुकती है तो पिंटू को गिरफ्तार कर जेल में डाल देता है। पिंटू के गुंडे इंस्पेक्टर अमर के इस कारनामे से गुस्सा कर उसके मुखबिर जगदीश शर्मा, जिसकी भूमिका ए.के. हंगल ने निभाई है, के घर में घुसकर उसे गोली मारकर गंभीर रूप से जख्मी कर देते हैं। तभी उसकी बेटी शीला, जिसकी भूमिका नीता मेहता ने निभाई है, वहां आती है और अपने पिता से लिपट कर रोने लगती है। तब पुलिस के सायरन की आवाज़ सुनकर सभी अपराधी वहां से भाग जाते हैं। इंस्पेक्टर अमर अपने मुखबिर शर्मा के घर घुसकर जब गोली लगी हुई उसे देखता है तो उससे सवाल करता है कि उसके साथ ऐसा किसने किया। इस पर मुखबिर शर्मा इस घटना की जानकारी देते हुए उससे कहता है कि अब उसका भी बुलावा आ गया है, लेकिन अपने पीछे अपनी बेटी शीला को किसके सहारे छोड़ जाए, इस चिंता से उसके प्राण नहीं निकल रहे हैं। तब शीला यह कहते हुए इंस्पेक्टर अमर के पिस्तौल को लेकर उससे आत्महत्या करने का प्रयास करते हुए कहती है कि अब आपके पीछे कोई नहीं रहेगा, मैं भी अपनी जान आपके सामने ही दे रही हूँ। तब इंस्पेक्टर अमर उसे ऐसा करने का से रोकता है और मुखबिर शर्मा के खून से उसकी बेटी शीला की मांग भरते हुए इसके पीछे उसकी देखभाल की सारी जिम्मेवारी उठा लेने की बात करता है। शीला से ब्याह कर इंस्पेक्टर अमर अपने पिता जागीरदार विश्वम्भर नाथ, जिसकी भूमिका ओम प्रकाश ने निभाई है, के पास आता है।
शीला को अपने समान खानदानी रईस और अमीर बाप की बेटी नहीं होने की वजह से जागीरदार विशंबर नाथ इंस्पेक्टर अमर से उसकी शादी नहीं करने की बात करते हैं। इस पर इंस्पेक्टर अमर कहता है कि उसने तो यह शादी कर ली है। अमर की यह बात सुन विशंबर नाथ उसे अपनी सारी जायदाद और संपत्ति से वंचित करते हुए घर से निकाल देते हैं। इसके बाद वह दंपत्ति अपने ड्यूटी के स्थान पर आकर अपने पिता से अलग रहने लगते हैं। कुछ दिनों के बाद इन दोनों के यहाँ एक बेटी ज्योति जन्म लेती है, जिसकी भूमिका बड़े होने पर अनीता राज ने निभाई है। एक दिन इंस्पेक्टर अमर और उसकी पत्नी शीला अपनी बेटी ज्योति का छुटपन में ही वहाँ रहने वाले एक सभ्य और संभ्रांत परिवार के बेटे दीपक, जिसकी भूमिका बड़ा होने पर धर्मेंद्र ने निभाई, के साथ कर देते हैं। अमर और शीला ने दीपक के पिता के यहाँ रहने वाले एक ड्राइवर अब्दुल, जिसकी भूमिका प्राण ने निभाई है, को अपने पिता जागीरदार विशंबर नाथ को लाने के लिए भेजा था, लेकिन वे इसे आशीर्वाद देने नहीं आए। पिता जागीरदार विशंबर नाथ के ज्योति को आशीर्वाद नहीं देने आने के बाद इंस्पेक्टर अमर और शीला ने खुद ज्योति के साथ विशंबर नाथ से मिलने की योजना बनाई और अब्दुल की गाड़ी में बैठकर वहां जाने लगे। रास्ते में उसे अपराधी पिंटू मिलता है, जो इंस्पेक्टर अमर को जेल से निकल आने की बात बताते हुए उसे गोली मार देता है। इसे देख जब वह उसे बचाने के लिए शीला दौड़ती है तो वह शीला को भी गोली मारकर हत्या करने के बाद ज्योति को मारने के लिए उसके कार के पास जाने लगता है। लेकिन उसके यहाँ आने से पहले ही अब्दुल ज्योति को लेकर छिपते छिपाते वहाँ से भागकर सेठ विशंबर नाथ के पास आता है। शुरुआत में तो जागीरदार विशंबर नाथ ज्योति को अपनाने से इनकार करते हैं, लेकिन अपने बेटा और पुत्रवधू के बिना इससे मिले ही मर जाने की बात को याद करते हुए ज्योति को अपने साथ रखने के लिए तैयार हो जाते हैं। यहाँ से लौटकर अब्दुल अपने घर आता है तो अपनी पत्नी को गोली लगा हुआ पाता है। पूछने पर उसकी पत्नी बताती है कि अपराधी पिंटू कुछ गुंडों के साथ यहाँ आकर तुम्हारे और ज्योति नाम की किसी बच्ची के बारे में मुझसे पूछ रहा था। जब मैंने इस बात की जानकारी नहीं होने की बात कही तब वह मुझे गोली मारकर यहाँ से चला गया। पत्नी के मुँह से यह बात सुन अब्दुल ने उसके खून को अपने हाथों में लेकर शपथ खाया कि वह पिंटू से इसका बदला जरूर लेगा। अपने घर से निकलकर अब्दुल खिड़की के सहारे पिंटू के घर में प्रवेश करता है और उसकी बेटी संध्या, जिसके बड़े होने पर भूमिका रीना राय ने निभाई है, को उठाकर उसकी हत्या करना चाहता है। लेकिन तभी उसमें उसे अपनी बेटी का अक्ष दिखाई पड़ता है और वह अपने बदले की इस भावना को छोड़कर उसे अपने साथ रखने की योजना बना लेता है। तब तक पिंटू और उसके अपराधी को संध्या के किसी के द्वारा उठा लिए जाने की जानकारी मिलती है और उसे मारकर संध्या को लाने के लिए उसके पीछे दौड़ पड़ते हैं। पिंटू के गुंडों से बचते बचाते अब्दुल एक मंदिर में आता है और संध्या को एक महिला, जिसकी भूमिका सुषमा सेठ ने निभाई है, कि गोद में देकर यह कहकर वहीं छिप जाता है कि जैसे ही उसके पीछे पड़े गुंडे यहाँ से जाएंगे वैसे वह इस बच्ची को फिर से वापस ले लेगा। लेकिन गुंडा के यहाँ जाने के पश्चात जब अब्दुल उस औरत से बच्ची संध्या को वापस लेने के लिए जाता है तो वह औरत उसे वहाँ नहीं मिलती है। वह संध्या को अपने साथ लेकर वहाँ से बम्बई चली जाती है। अब्दुल और पिंटू दोनों ही संध्या की तलाश करते हैं। अब कहानी पीछे के परिदृश्य से वर्तमान पर चली आती है, जब ज्योति और दीपक दोनों जवान हो जाते हैं। अमीर खानदान से होने के नाते ज्योति कॉलेज में पढ़ाई के दौरान खूब अय्याशी करती है और एक लड़का आनंद, जो पिंटू का बेटा है और जिसकी भूमिका राजीव कुमार ने निभाई है और जिसने उसके बाप की हत्या की थी, उसके साथ प्यार करने लगती है। एक दिन कॉलेज में मोटरसाइकिल रेस का आयोजन होता है, जिसमें प्रत्येक प्रतिद्वंदी के रूप में ज्योति और आनंद हिस्सा लेते हैं। अंत में ज्योति इस रेस को जीत लेती है। इसके बाद जब वहां से अभिमान भरे हुए वापस अपने घर लौट रही होती है, तभी वह रास्ते में एक सिनेमा हॉल के पास अपनी कार बैक कर रहे अब्दुल की कार में जोरदार टक्कर मार देती है और उछलकर उसकी कार पर जाकर बैठ जाती है। तब अब्दुल अपनी कार से बाहर आकर उसे समझाता है कि उसे इस तरह गाड़ी नहीं चलानी चाहिए, इसमें उसकी जान भी जा सकती है। लेकिन कुछ समझने की जगह वह इसे अपनी स्टंटबाजी बताते हुए कहती है कि उसमें तुम्हारा जितना नुकसान हुआ है उसके दूने पैसे ले लो। तभी उसके दादा जागीरदार विशंबर नाथ वहाँ आ जाते हैं और अब्दुल को उसके कार की हुई क्षति से ज़्यादा पैसे प्रतिपूर्ति के रूप में देकर ज्योति को साथ लेकर अपना घर चले जाते हैं। दीपक जब काफ़ी छोटा था तभी उसके पिता का देहांत हो जाता है और वह संपन्न परिवार खस्ता हाल हो जाता है। अब्दुल इस परिवार के अपने ऊपर हुए एहसान को याद कर इस परिवार की आर्थिक मदद करता है, जिससे इस परिवार का किसी प्रकार से गुजारा होता है। दीपक बड़ा होकर फिल्मों में काम करना चाहता है। इसके तहत एक दिन जब वह डाकू बनकर अपनी मां को ही डरा रहा होता है तो ग्रामीण उसे सही का डाकू समझकर पुलिस को बुला लेते हैं। जब पुलिस उसे गिरफ्तार करना चाहती है तब वह अपना मेकअप उतार कर बताता है कि वह तो नाटक का रिहर्सल कर रहा था। इसके बाद पुलिस वहां से चली जाती है। पुलिस के जाते ही अब्दुल वहां आता है और दीपक की मां से कहता है कि दीपक और ज्योति की छुटपन में ही सगाई कर दी गई थी, लेकिन अब ये दोनों बड़े हो गए हैं, ऐसे में अब इन दोनों का ब्याह कर देना चाहिए। अब्दुल की बात मान दीपक की मां जागीरदार विशंबर नाथ के घर आती है और उन्हें बताती है कि ज्योति के माता पिता और इसके पति यानी दीपक के पिता के द्वारा छुटपन में ही ज्योति और दीपक की सगाई कर दी गई थी।
ऐसे में अब मैं चाहती हूँ कि अब ज्योति और दीपक का विवाह कर इस संबंध को प्रगाढ़ बनाया जाए। दीपक की मां के मुंह से यह सुन जागीरदार विशंबरनाथ तो प्रसन्न होते हैं और इस बात की अनुमति देते हैं, लेकिन तभी ज्योति वहां आ जाती है और वह खुद को पढ़ी लिखी और स्मार्ट बताते हुए आर्थिक रूप से खस्ताहाल परिवार के दीपक, जो पढ़ा लिखा भी नहीं है, से शादी करने से इनकार करते हुए दीपक की मां की बड़ी बेइज्जती करती है। वह किसी भी हाल में दीपक से शादी नहीं करने की बात करते हुए वहां चली जाती है। ज्योति के इस हरकत से परेशान होकर उसके दादा जागीरदार विशंबरनाथ उसके पीछे पीछे आते हैं और कहते हैं कि तुम्हें दीपक से ही शादी करनी होगी, क्योंकि छुटपन में ही तुम्हारे माता पिता ने दीपक से तुम्हारी सगाई कर दी थी। इस पर ज्योति कहती है कि वो पहले ही से शादी कर चुकी है। ज्योति के मुंह से यह सुनकर जागीरदार विशंबरनाथ उससे पूछते हैं कि अपने पिता की तरह तुमने भी मेरा दिल तोड़ दिया। मेरा क्या कसूर है? क्या सिर्फ यही कि मैंने तुम लोगों से प्यार किया और उसके बाद में वो अपनी पुरानी याद में खो जाते हैं, जबकि उसके बेटे अमर ने उसके इनकार करने पर वह घर ही छोड़ दिया था। फिर वह पुरानी यादों को छोड़ ज्योति से कहते हैं कि ठीक है, तुमने अगर शादी कर ही ली है तब वापस इस घर में तभी आना जब अपने पति को साथ लेकर यहाँ आओगी। दादा की यह बात सुन ज्योति सोच में पड़ जाती है। जागीरदार विशंबरनाथ के यहाँ से दीपक की माँ वापस अपना घर आती है और दीपक से वहाँ की घटना बताती है। माँ की बात सुन दीपक मन ही मन ज्योति को उसके इस काम के लिए सबक सिखाने का प्रण लेता है और माँ को वहाँ छोड़कर कमाने के लिए मुंबई चला आता है। यहाँ वह एक फिल्म के प्रोडक्शन हाउस में ऑडिशन के लिए जाना चाहता है तो दरमान उसे यह कहकर अंदर जाने से मना कर देता है कि यहाँ तुम्हारे जैसे ढेर सारे कलाकार आते हैं और ऐसे ही धक्का खाकर वापस लौट जाते हैं। तब दीपक उसे खुद को हीरो बताते हुए अंदर जाने देने की प्रार्थना करता है, लेकिन दरमान उसे धक्का मारकर वहाँ से भगा देता है। दरमान द्वारा धक्का दिए जाने पर वह प्रोडक्शन हाउस से निकल रहे डैनी के कार से टकरा जाता है। डैनी जब उससे पूछता है कि वह उसकी कार से क्यों टकराया, तब वह एक बार फिर उसे हीरो बनने की बात करता है। डैनी मजाक मजाक में दरबान को कहता है कि इसे अंदर जाने दो ताकि इसको भी इसका असलियत का पता चल जाए। इसके बाद दीपक अंदर चला जाता है। वहाँ शूटिंग चल रही है। वहाँ आकर वह हीरो बनने की बात करता है तो सभी उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। फिर वहाँ नाच गाने का शूटिंग होने लगता है। दीपक भी वहाँ अलग से नाचने लगता है। तब वहाँ के सिक्योरिटी उसे वहाँ से हटा देते हैं। इस दृश्य के बाद प्रोड्यूसर और डायरेक्टर प्रभात कुमार, जिसकी भूमिका राज बब्बर ने निभाई है, अपने घर लौटने लगता है। तभी पिंटू की बेटी संध्या, जिसकी भूमिका रीना राय ने निभाई है, वह अपने मां के दुर्घटनाग्रस्त होने और कुछ गुंडों के द्वारा पीछा करने की बात कहकर प्रभात कुमार से उसकी कार में लिफ्ट मांगती है और उसकी कार में बैठ जाती है। जैसे ही वह उसके कार में बैठती है तभी वहाँ कुछ गुंडे आ जाते हैं और प्रभात कुमार को चाकू दिखाकर डराने लगते हैं। प्रभात कुमार संध्या की तरफ देखता है तो संध्या भी एक चाकू निकाल कर उसे जल्दी से पैसे देने की बात करती है। तब प्रभात कुमार उसे रुपया दे देता है। इसके बाद सभी गुंडे और संध्या वहां से चली जाती है। इसके बाद संध्या एक दूसरे आसामी को फंसाने के लिए उसके पास चली जाती है और अपने कपड़े फाड़कर उस पर एक लड़की को बेइज्जत करने का आरोप लगाते हुए पैसा देने की बात करती है, लेकिन वह पैसे देने की जगह रिवॉल्वर निकालकर संध्या पर तान देता है और खुद को पुलिस अधिकारी बताते हुए उसे गिरफ्तार कर जेल में डाल देता है। यहाँ प्रभात कुमार उसकी जमानत लेकर उसे जेल से छुड़ा लेता है। फिर वो संध्या से कहता है कि वह बड़ी अच्छी एक्टिंग करती है, ऐसे में वह उसे हीरोइन का काम देगा। तब तक संध्या की माँ भी वहाँ आ जाती है और प्रभात कुमार से कहती है कि अगर वह संध्या हीरोइन बन गई तो वह उसकी ही बनकर रहेगी। प्रभात कुमार भी संध्या पर आकर्षित होकर उसे पत्नी बनाने का ख्वाब देखने लगता है। प्रभात कुमार के साथ काम करते करते संध्या एक बड़ी हीरोइन बन जाती है और तब वह इससे हटकर एक अलग निर्देशक के साथ भी काम करने लगती है। इस सिलसिले में एक दिन वह फिल्म के निर्देशक से बात कर रही होती है, तभी दीपक वहां आ जाता है। पहले तो वहां के मौजूद सिक्योरिटी उसे हटाने लगते हैं, लेकिन जब निर्देशक उसे अपने पास बुला लेता है तो खुद को एक कलाकार होने की बात बताते हुए तरह तरह का अभिनय करने लगता है। इसे देखकर संध्या उस पर रीझ जाती है और उस निर्देशक से कहती है कि वह उसकी फिल्म में तभी काम करेगी जब दीपक उसका हीरो रहेगा। दीपक इस बात के लिए संध्या का आसानमंद होते हुए कहता है कि अगर वह हीरो बनने में सफल रहा तो सारी जिंदगी उसकी ही बनकर रहेगा। इसके बाद दीपक डायरेक्टर के कहे अनुसार उस एक मुशंडे के साथ रहने के लिए चला जाता है। दादा के द्वारा घर से इस शर्त के साथ निकाले जाने के बाद कि वह अपने पति के साथ ही घर आए, ज्योति एक मैरिज ब्यूरो से भाड़े पर पति के लिए संपर्क करती है। जब वह उसके कार्यालय में जाती है तो मैरिज ब्यूरो का संचालक उसके साथ बलात्कार करने का प्रयास करता है। तभी फिल्म के निर्देशक के कहने पर उसके साथ रहने को मजबूर दीपक वहां आ जाता है और उसे मार पीट कर भगा देता है। इसके बाद जब दीपक ज्योति के वहां आने को लेकर सवाल करता है तो भाड़े के पति के लिए यहाँ आने की बात बताते हुए उससे कहती है कि अगर वह उसके लिए भाड़े का पति बनने के लिए तैयार हो जाए तो वह उसे 2000 रुपया प्रति माह भी दिया करेगी। दीपक ज्योति का पहचान लेता है और इस अवसर को उसका प्यार पाने और उसके द्वारा अपनी माँ का अपमान करने का बदला लेने का अशुभ अवसर समझते हुए उसके साथ उसके घर चला जाता है।
दीपक जब एक पुलिस इंस्पेक्टर का रूप धरकर भाड़े के पति के रूप में ज्योति के घर आता है, तब ज्योति के दादाजी के समक्ष और अन्य लोगों की उपस्थिति में वह ज्योति का वास्तविक पति की तरह व्यवहार करने लगता है, ताकि ज्योति के मन में उसके प्रति प्यार उमड़ सके। एक दिन ज्योति के पति उसे अकेले में बुलाकर उससे अपने स्वर्गवासी बेटे अमर की तस्वीर दिखाकर कहते हैं कि पुलिस भी इसे मारने वाले अपराधी को नहीं पकड़ पा रही है। मुझे उम्मीद है कि तुम मेरी आत्मा की शांति के लिए इसे मारने वाले अपराधी को जरूर जेल में डालने में सफल होगे। दीपक भी ज्योति के दादाजी से इसे कर दिखाने की बात कहता है। अपराधी और स्मगलर पिंटू के गुंडे अवैध सामान अब्दुल के टैक्सी पर कहीं ले जा रहे थे, तभी अब्दुल ने इसे पुलिस थाने में ले जाकर जब्त करवा दिया। इससे गुस्सा कर पिंटू के गुंडे अब्दुल को पकड़कर पिंटू के अड्डे पर ले आते हैं। अब्दुल पिंटू को पहचान लेता है और उसे अपराध छोड़ देने के लिए कहता है। इससे गुस्सा कर पिंटू अपने गुंडे से उसकी पिटाई करवाने लगता है। जब अब्दुल कहता है कि पुलिस उसे ढूंढते हुए जल्दी यहाँ आ जाएगी, तब पिंटू उसे नशा का इंजेक्शन लगाकर उसके शरीर पर जबरन शराब उड़ेल कर उसे अपनी टैक्सी से भागने के लिए मजबूर करता है, ताकि नशा की हालत में यह कहीं दुर्घटनाग्रस्त होकर मर जाए। दीपक एक गाड़ी से अवैध परिवहन कर ले जा रहे सामानों के साथ गुंडों को पकड़ने के लिए जी जान से भिड़ जाता है, लेकिन जब यह गाड़ी फिल्मिस्तान पहुंच जाती है और संध्या यह कहकर उसकी प्रशंसा करती है उसने इस नकली शॉट को भी असली की तरह अंजाम दिया है, तो वह और उत्साहित होकर संध्या की प्रशंसा करते हुए कहता है कि उसके सहयोग से वह एक बड़ा हीरो और निर्माता भी बन जाएगा। संध्या भी उससे प्रेम करने लगती है। इस दौरान जब संध्या और दीपक कार से निकल रहे होते हैं, तब दीपक की माँ, जो उसकी तलाश में बम्बई आई हुई है, उसके कार के पीछे दौड़ती है। इस दौरान वह पिंटू के बेटे आनंद की कार से टकरा जाती है। इसके बाद आनंद इलाज कराने के नाम पर उसे अपने घर में लाकर रख लेता है। संध्या के साथ ज़्यादा समय तक दीपक के रह जाने को लेकर ज्योति अपने दादाजी से शिकायत करती है। तब दीपक वहां आ जाता है। ज्योति के दादाजी दीपक से कहते हैं कि अब इस घर में जल्दी एक बच्चा आना चाहिए, क्योंकि ज्योति यहाँ अकेले पड़े पड़े बोर हो जाती है। इसके बाद जब दीपक यह बात ज्योति को सुनाता है, तो ज्योति उसे अपने औकात में रहने की बात करती है। एक दिन जब ज्योति अकेली ही आनंद से मिलने जाने के लिए तैयार होती है, तब उसके दादाजी उसे अपने पति दीपक के साथ वहां जाने के लिए मजबूर कर देते हैं। दीपक ज्योति के साथ जब आनंद के घर में आयोजित पार्टी में आता है, तो यहाँ उसकी मुलाकात अपनी माँ से हो जाती है, लेकिन आनंद ज्योति तथा पिंटू को वहाँ देखकर वह इस डर से कि वे सब मिलकर इसका उपहास उड़ाएंगे, वह उसे अपनी माँ मानने से यह कहते हुए इनकार कर देता है कि शायद तुम्हारी आंखों ने धोखा खा लिया है। तब उसकी माँ यह कहते वहाँ से चली जाती है कि सही में मेरी आंखों ने धोखा खाया है, क्योंकि मेरा बेटा दीपक तो कहता था कि जब वह बहुत बड़ा स्टार बन जाएगा तो अपनी माँ को आंखों में बिठा कर रखेगा। नशे की हालत में गाड़ी चलाने के दौरान बुरी तरह से जख्मी हो गया अब्दुल को किसी ने इलाज के लिए अस्पताल पहुंचा दिया। पिंटू को जब इस बात की जानकारी मिली, तब वह अपने एक गुंडे को उसे मारने के लिए भेजता है। वह गुंडा एक डॉक्टर के वेश में उसे जहर की सुई देने का जैसे ही प्रयास करता है, वैसे ही अब्दुल करवट बदलता है, जिसे देखकर वह कुछ सोचकर वहां से निकल जाता है। तभी डॉक्टर और पुलिस इंस्पेक्टर वहां आते हैं। डॉक्टर अब्दुल की याददाश्त चले जाने की बात पुलिस इंस्पेक्टर को बताते हैं। यह सुन पिंटू का गुंडा पिंटू को इस बात की जानकारी देता है कि जिस व्यक्ति ने उसकी बेटी को चुराया था, अस्पताल में भर्ती व्यक्ति वही था, लेकिन याददाश्त चले जाने के कारण वह अभी आपकी बेटी के पते ठिकाने को नहीं बता पाएगा। इस पर पिंटू उससे अब्दुल को अस्पताल से अपने अड्डे पर लाने के लिए कहता है, ताकि यहाँ इलाज करवाकर उसकी याददाश्त वापस लाया जा सके और उससे अपनी बेटी का पता पूछ सके। यहाँ इलाज करवाकर पिंटू बार बार उससे अपनी बेटी को लेकर सवाल करता है, लेकिन अब्दुल अपनी पिछली याददाश्त खो देने के कारण उसे इस मामले में कुछ नहीं बता पाता है। एक दिन जब दीपक फिल्मिस्तान जाता है, तो वहाँ उसे पता चलता है कि संध्या की तबीयत ठीक नहीं है। उसे सुनकर वह संध्या के घर आकर उससे मुलाकात करता है। संध्या उसे देखकर खुशी प्रकट करती है और बातों में उससे अपने प्रेम का इजहार करती है। वहाँ से जब दीपक वापस ज्योति के घर आता है, तो ज्योति उसे खाना खाने के लिए कहती है। इस पर जब दीपक उसे हीरोइन संध्या के यहाँ से खाकर आने की बात बताते हुए कहता है कि वह इससे प्यार करती है, तो ज्योति मन ही मन बुझाती है कि पहले तो मैं तुम्हें अपने पास नहीं आने देना चाहती थी, लेकिन अब मैं तुम्हें अपने से अलग नहीं होने दूंगी। अपराधी पिंटू एक दिन सेठ जगन्नाथ बनकर ज्योति के दादा जागीरदार विशंबर नाथ से मिलने आता है और अपने बेटे की शादी के लिए उसकी पोती ज्योति का हाथ मांगता है। इस पर जागीरदार विशंबर नाथ उसे दीवार में टंगी दीपक की तस्वीर दिखाकर ज्योति के पूर्व से ही शादीशुदा होने की बात बताते हैं। इसके बाद अपराधी पिंटू, जो सेठ जगन्नाथ बनकर वहां आया था, वापस जाने लगता है, तो ज्योति के दादा जागीरदार विशंबर नाथ उसे दरवाजे तक छोड़ने के लिए उसके पीछे पीछे आते हैं और यहाँ ड्राइवर के रूप में अब्दुल को देखकर उससे पूछते हैं कि तुमने ही तो मेरे बेटे और बहू की हत्या हो जाने की खबर सुनाई थी, तुमने तो उस अपराधी को देखा होगा। लेकिन अब्दुल अपनी पुरानी याददाश्त खो जाने की बात का कर कुछ नहीं जानने की बात बताता है। तब अपराधी पिंटू, जो जागीरदार विशंबर नाथ
उसके यहाँ सेठ जगन्नाथ बनकर आया था। यह कहते हुए चला जाता है कि हो सकता है कि जल्दी ही आपके दुश्मन से भी मुलाकात हो जाए। एक दिन जब संध्या दीपक को अपने पास बुलाने के लिए उसे फ़ोन लगाती है, तब ज्योति फ़ोन रिसीव करती है। दीपक के बारे में पूछने पर ज्योति संध्या पर गुस्सा हो जाती है। तब तक दीपक वहां आकर फ़ोन उठा लेता है। संध्या उसे होटल में आने के लिए कहती है और नहीं आने की स्थिति में उसे लेने खुद ही उसके घर आने की बात करती है। इसे सुनकर दीपक खुद ही वहां जाने की बात बताता है। ज्योति के पास से दीपक संध्या के पास आता है और यहाँ दोनों प्यार भरी बातें कर रहे होते हैं। तभी संध्या को कुछ दूर खड़ी एक लड़की दिखाई पड़ती है, जिसे लेकर वह प्रश्न करती है कि फ़ोन उठाने वाली लड़की तो वहाँ खड़ी नहीं है। इस पर दीपक, जिसे संध्या राजा कहकर पुकारती है, कहता है वह पागल लड़की है और एक बार तो वह पागल खाने में ही यूनियन बना रही थी और अब मुझे इसका अध्यक्ष बताती है। क्या आपको मैं पागलों का अध्यक्ष लगता हूँ? इस पर संध्या नहीं कहते हुए फिर से एक दूसरे से प्यार करते हैं। ज्योति इस दृश्य को देखकर गुस्सा कर घर चली जाती है और दीपक भी संध्या के लिए समोसे लाने की बात कर वहां से ज्योति के पास चला आता है। दीपक और संध्या को प्यार करते देख ज्योति काफी जल भुन जाती है और मन को हल्का करने के लिए रोने लगती है। तभी दीपक वहां आता है। गुस्से में वह दीपक को एक चांटा लगा देती है। तब दीपक वहां से जाने लगता है, लेकिन ज्योति जबरन उसे पकड़ लेती है और कहती है कि वह उससे बहुत प्यार करती है। ज्योति के पास से वापस दीपक संध्या की शूटिंग वाले स्थान पर आता है। यहाँ शूटिंग के दौरान जब प्रकाश अपनी हीरोइन संध्या के लिए उसकी फिल्म वाले नाम की जगह संध्या संध्या कहकर अपने प्यार का इजहार करने लगता है, तो निर्देशक उस शॉट को कट कर देता है और फिर अगले शॉट की तैयारी करने लगता है। अगले शॉट की तैयारी में लगने वाले समय का प्रकाश इंतजार कर रहा होता है। तभी दीपक यानी राजा वहां चला आता है। प्रकाश यानी राजा की प्रशंसा करते हुए कहता है कि वह तो एक बड़ा स्टार बनने जा रहा है। इस पर राजा उसे भी बड़ा स्टार बताते हुए कहता है कि आप तो अभिनय बहुत अच्छा कर लेते हैं, फिर आप इसे वास्तविक ज़िंदगी में क्यों नहीं उतार लेते, जबकि आप संध्या से बेहद प्यार करने की बात करते हैं। तब प्रकाश यह कहता है कि वह पर्दे पर तो हर तरह का दृश्य कर सकता है, लेकिन असल जीवन में उसे संध्या से यह कहते हुए बहुत डर लगता है। तब राजा उसकी तरफ से यह बात संध्या से कर लेने की जिम्मेवारी ले लेता है। संध्या दीपक यानी राजा के प्रेम में पागल होती चली जा रही है और वह अपने पालने वाली माँ को कहती है कि वह फिल्म अब नहीं करना चाहती, बल्कि राजा के साथ शादी कर आराम की ज़िंदगी जीना चाहती है। संध्या की माँ सुनकर प्रकाश को सारी बातें बता देती है कि संध्या उसकी जगह राजा यानी दीपक से शादी करने वाली है। तब प्रकाश रिवॉल्वर लेकर राजा को मारने के लिए निकल पड़ता है। प्रकाश से यह बात कर संध्या को पालने वाली माँ वहां से आ रही होती है। तब रास्ते में अब्दुल उससे देखकर उसके पास चला आता है और संध्या के बारे में पूछता है। इस पर वह अब्दुल को अपने घर आने के लिए कहती है। अपराधी पिंटू का बेटा आनंद इन दोनों की बातचीत को सुन लेता है। फिर वह ज्योति द्वारा अपने प्यार को ठुकराकर दीपक से शादी करने का बदला लेने की योजना बनाता है। दीपक यानी राजा ज्योति के साथ अपने विवाह होने का संदेश देने संध्या के पास आता है। यहाँ संध्या भी अपनी शादी उससे करने की बात करने वाली होती है। पहले तुम करते करते जब पहले राजा के बोलने की बारी आती है, तो वह ज्योति से विवाह की अपनी बात उसे बता देता है कि किस प्रकार से बचपन में उसके माता पिता ने उसकी सगाई इसके साथ की थी, लेकिन बाद में इसकी हालत खराब होने पर ज्योति ने इसे ठुकरा दिया था। तब उसने उसका नौकर बनकर उसका प्यार जीत लिया है। अब जल्दी ही दोनों शादी के बंधन में बंध जाएंगी। इसके बाद जब संध्या से अपने मन की बात कहने के लिए कहता है, तो संध्या कहती है कि जो बात मैं कहना चाह रही थी वही बात तो आपने कह दी। इस पर राजा उससे कहता है कि प्रकाश उससे बहुत प्यार करता है और फिर आप उससे शादी क्यों नहीं कर लेती हैं, आप मुझे यह वचन दीजिए। प्रकाश जो इस समय राजा को मारने के लिए वहां आया था, वह सारी बातों को सुन लेता है और पश्चाताप करने लगता है। तभी राजा से उसकी मुलाकात होती है। वह राजा को बताता है कि किस प्रकार से गलतफहमी का शिकार होकर वह उसकी जान लेने के लिए यहाँ आया था। फिर वह उसे भरोसा देता है कभी ज़रूरत पड़ी तो वह उसके लिए अपनी जान देने से भी नहीं हिचकेगा। ज्योति के संग अपनी शादी की बात ज्योति के दादा जागीरदार विशंबरनाथ से कहने के लिए जब ज्योति और दीपक खुशी खुशी आते हैं, तो यहाँ आनंद को बैठा पाते हैं। इन दोनों के वहां आने के पूर्व ही आनंद इसका पोल खोल देता है, जिससे गुस्सा कर ज्योति के दादा जागीरदार विशंबरनाथ दीपक को थप्पड़ मारकर घर से बाहर निकाल देते हैं। फिर ज्योति को एक कोठरी में बंद कर कहते हैं कि वह यहाँ से तभी निकलेगी जिस दिन वे उसकी शादी कर उसे डोली पर विदा करेंगी। एक दिन अब्दुल संध्या के पालने वाली माँ के दिए हुए पते पर उसके घर जाता है। अभी इन दोनों ने बात करना शुरू ही किया था कि तभी वहां पर पिंटू का बेटा आनंद आ जाता है और पिस्तौल की नोक पर इन सबको उठाकर अपने अड्डे पर ले आता है। यहाँ पिंटू संध्या को पालने वाली माँ से कहता है कि जिस बच्ची को अब्दुल ने तुम्हारे पास रखने के लिए दिया था वह मेरी बच्ची है। तब वह बताती है कि वो बच्ची अब काफ़ी बड़ी हो गई है और एक बड़ी हीरोइन है, वह इसमें शूटिंग कर रही है। फिर पिंटू सब को लेकर शूटिंग स्थल पर अपनी बेटी को लेने के लिए चल देता है। राजा के ज्योति संग विवाह करने की बात सुनने के बाद संध्या बुरी तरह से टूट जाती है। तभी एक दिन उसकी माँ उससे कहती है कि राजा की याद में तुम इसी तरह टूटी हुई बैठी रहोगी।
लेकिन इसमें डायरेक्टर साहब का क्या कसूर है जिसकी फिल्मों को तुमने आधा ही छोड़ दिया है। तब वह डायरेक्टर को भेज देने के लिए उससे कहती है, वह डायरेक्टर को शूटिंग की तैयारी करने के लिए कहती है, और जब वह वहाँ नृत्य एक शॉट देने के लिए जाती है तो उससे पहले ही वह विस्फोन कर लेती है। डायरेक्टर उसके शॉट को एक बड़ा शॉट मानते हैं और इधर उसकी हालत धीरे धीरे खराब होती चली जाती है। तभी राजा के नहीं मिल पाने की बात को लेकर वह मरते वक्त भी पछता रही होती है। राजा इस समय वहाँ आ जाता है, जिसे देखने के बाद संध्या लड़खड़ा जाती है। हर कोई उसके शॉट को एक अमर शॉट मानता है। राजा भी इस बात की प्रशंसा करते हुए संध्या से उठने के लिए कहता है, लेकिन जब वह नहीं उठती है तब वह उसे अपनी बाहों में उठा लेता है। इस पर संध्या सारे बातों का राज खोल देती है कि वह अब नहीं बचेगी, क्योंकि उसने विस्फोन कर लिया है। तब तक अपराधी पिंटू भी वहाँ उसे लेने के लिए आता है, लेकिन इससे पहले ही संध्या दम तोड़ देती है। इस बीच अपराधी पिंटू का बेटा आनंद ज्योति के दादा के पास जाकर कहता है कि अगर वह अनुमति दे तो वह ज्योति के साथ ब्याह करने के लिए तैयार है। तब ज्योति के दादा जागीरदार विशंबरनाथ उसे अपने पिता से कहकर शादी की तैयारी करने के लिए कह देते हैं। निर्धारित तिथि को आनंद ज्योति से विवाह करने के लिए आता है, तो इच्छा न होने के बावजूद ज्योति को शादी के लिए वहां आना पड़ता है। तभी दीपक वहां एक पंडित का वेश बनाकर आ जाता है और इस विवाह को लेकर तरह तरह के अपशकुन होने की बात बताता है। जब वह इस दोनों की शादी नहीं करने की बात करता है, तब अपराधी पिंटू उसे विवाह मंडप से उठाकर उसकी जगह दूसरे पुजारी को लाने की बात करता है। इसी क्रम में उसे पता चल जाता है यह पंडित के वेश में दीपक है। फिर वह उसके दाढ़ी मूंछ को हटाकर ज्योति के दादा को उसकी असलियत बता देता है। इस पर ज्योति का दादा जागीरदार विशंबरनाथ फिर उस पर गुस्सा करने लगते हैं, लेकिन तभी अब्दुल अपनी दाढ़ी मूंछ को हटाते हुए असली रूप में आकर कहता है कि यह तो असली है, और फिर वह जागीरदार विशंबरनाथ को उसके बेटे के हत्यारे के रूप में पिंटू को दिखा देता है, जिसे विशंबरनाथ सेठ जगन्नाथ समझ रहा था। इस पर जागीरदार विशंबरनाथ काफी गुस्सा जाते हैं, और इस दौरान दीपक और आनंद के नेतृत्व में पिंटू के गुंडे के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। आनंद इस ज्योति को जबरदस्ती अपने साथ अपने अड्डे की 13वीं मंजिल पर लेकर भाग जाता है और अपने गुंडों की उपस्थिति में उससे शादी करने लगता है। तब दीपक भी वहां पहुंच जाता है और गुंडे से लड़ाई करने लगता है। इस बीच गुंडा ज्योति को 3 मंजिल से नीचे फेंक देता है, लेकिन ज्योति एक सीढ़ी के सहारे बीच हवा में लटकने लगती है। तब तक वहां प्रकाश आ जाता है और वह दीपक से ज्योति को बचाने के लिए जाने की बात करता है और खुद गुंडे से भिड़ जाता है। प्रकाश इस लड़ाई में बुरी तरह से घायल होकर दम तोड़ देता है। तब तक ज्योति की सहेली पुलिस को फोन कर देती है। पुलिस आकर आनंद और पिंटू समेत सारे गुंडे को पकड़ कर लेती है। इधर ज्योति का दादा जागीरदार विशंबरनाथ ज्योति और दीपक की शादी कर देते हैं। शादी के बाद सुखीपूर्वक रहते हुए ज्योति और दीपक के दृश्य के साथ ही फिल्म नौकर बीबी की कहानी यहीं पर समाप्त हो जाती है।